आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि जो लिखा गया है गुणाकर मूल्य जी के द्वारा। ये नागरी लिपि निबंध है। ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर 2 लेक्चर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। लेकिन हमें नामकरण की इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं-11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद 8वीं सदी के दोहाकोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली है। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्खन प्रदेश से ही मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समागम दानपत्र 754 ईस्वी है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खान देश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा, प्राचीन एलापुर, वेरुल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मालखेड़ की नींव डाली। अमोघ वर्ष की शासनकाल में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 850 ईस्वी ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले हैं। 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केसी देव प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है। परंतु दिव्य आगर रत्नागिरी जिला ताम्रपट पूर्णतः मराठी में है। इसी मराठी का आद्य लेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिख गया यह ताम्रपट 1060 ईस्वी का है। देखिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम पूरा कवर करेंगे जो बचा है
और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।